हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। सरल रेखा में गति एनसीईआरटी के संपूर्ण हल। ठीक। भौतिकी कक्षा 11। ठीक है। बड़ी एक्सरसाइज है, मेहनत का काम है। एनसीईआरटी को पूरी तरह हल करें, मेहनत करें तो भौतिक विज्ञान में मज़ा आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा एकदम। ठीक। सभी के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम हो, स्कूल एग्ज़ाम हो, नीट प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, सब बढ़िया। ठीक। कुछ छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी में से, है ना। चलिए, सरल रेखा में गति और शुरू करते हैं अभ्यास 1 से। ठीक है। तो शुरू हो गया 3-1। ठीक। अब इसमें क्या है, पहले प्रश्न में क्या करते हैं, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है और पहला ही जो सवाल है बहुत बढ़िया ज़बरदस्त सवाल है। बिंदु वस्तु, ये है बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु को अंग्रेजी में बोल देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा अंग्रेजी को भी पकड़ के रखना है ना, अंग्रेजी के शब्द भी बढ़िया होने चाहिए अपने। जैसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसकी क्या कंडीशन है, बिंदु वस्तु किसको माना जा सकता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक। देखिए, बिंदु वस्तु मानने के लिए, मान लीजिए हम किसी वस्तु को बिंदु वस्तु मानते हैं तो वस्तु के सभी बिंदुओं की भौतिक अवस्था व भौतिक स्थितियां समान होनी चाहिए। वस्तु के सभी बिंदुओं की भौतिक अवस्था व भौतिक स्थितियां समान होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें बात यहाँ पर आ जाएगी कि जो भौतिक अवस्था है या भौतिक स्थितियां हैं, ये क्या है। सबसे पहली बात करते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लेते हैं हम, कोई वस्तु है मान लीजिए हमारे पास। ठीक। इस वस्तु का कुछ हिस्सा द्रव है, कुछ हिस्सा इसका ठोस है। कुछ हिस्सा कैसा है, द्रव है, कुछ हिस्सा ठोस है। ठीक। तो क्या हम इसको बिंदु वस्तु मान सकते हैं, तो भौतिकी का नियम कहता है नहीं मान सकते। अलग अलग दो बिंदु अलग अलग मानने पड़ेंगे। एक हो सकता है आप द्रव्य को मान लें, हो सकता है आप ठोस को मान लें। या तो ये पूरी तरह वस्तु द्रव्य होनी चाहिए या ये ठोस होनी चाहिए। ठीक, सीधी सी बात ये है भौतिक अवस्था। अब आई बात भौतिक स्थितियां समान होनी चाहिए। अब बात करता हूं भौतिक स्थिति के बारे में। भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति में हमारे पास जो है गति के कारण, विस्थापन के कारण, स्थिति के कारण, किसी भी कारण जड़त्व में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जड़त्व मतलब इनर्शिया, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान वही रहना चाहिए। ये भी बात सही है। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि वस्तुओं के अंदर सभी बिंदुओं के, इसको पक्का करेंगे, बिंदुओं के वेग, त्वरण,
समान होने चाहिए। ये आ गई मुख्य बात। यानी कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसके अंदर जितने भी बिंदु हैं सबका वेग एक जैसा होना चाहिए या सबके त्वरण एक जैसे होने चाहिए। अब देखो इसको समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ घूमती है तो उसको बिंदु वस्तु नहीं मानते हम, वो नहीं मानी जा सकती बिंदु वस्तु। क्यों? अब देखो इसका उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक गेंद है, ठीक। ये गेंद बिना घूमे चलती है, बिना घूमे एक सरल रेखा में गतिमान, ठीक। अब होगा क्या, इसके जो सभी बिंदु हैं सबका वेग और सबका त्वरण समान होगा। देखो क्योंकि घूम नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि इसको बिंदु वस्तु माना जा सकता है। क्या मान सकते हैं इसको? बिंदु वस्तु, ठीक। अब अगर ये गेंद घूमते हुए चल रही हो, अगर ये गेंद घूमते हुए चल रही हो, मान लो घूम रही है ये गेंद, घूमते हुए चल रही है, ठीक, घूमते हुए गतिमान हो, तो क्या होगा, अलग अलग बिंदुओं के वेग अलग अलग होंगे, तो इसको बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता। इसमें बिंदु वस्तु माने उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। घूर्णन गति, हम जिसे कहते हैं घूर्णन गति, विस्तार से हम जानेंगे कि भाई घूर्णन गति में भी इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी और हमें माननी पड़ेगी। तो सीधे सीधे इसको बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता। यानी अपने परितः घूमती हुई, अपने परितः अपने अंदर किसी बिंदु के चारों तरफ घूमती हुई वस्तुओं को बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता। सीधे सीधे हम सामान्यतः अगर बात करें तो ये होता है। इसका मतलब हो गया कि अब हम पहचान लेंगे कि अपने चारों तरफ कोई घूम रहा है या किसी और के चारों तरफ कोई घूम रहा है, ठीक, तो उसे बिंदु वस्तु मानने में सीधे सीधे दिक्कत है, खतरा है, क्योंकि गलत हो जाएगा। बिंदु वस्तु की सीधी शर्त यह है कि किसी भी वस्तु के अंदर सभी बिंदुओं के वेग व त्वरण समान हो और उसकी भौतिक अवस्था एक जैसी हो, ठीक। अब देखो दूसरा तरीका समझाता हूँ, कितना बढ़िया बात बताता हूँ तुम्हें। मान लीजिए ये एक बर्तन है और ये इस फर्श के ऊपर चल रहा है और इसके अंदर बर्फ है। ये क्या है? ये है बर्फ, ठीक। और चला दिया हमने, किसी वेग से चल रहा है ये। कुछ देर में क्या हुआ कि ये बर्फ पिघल गई, ये बर्फ जो है पिघल गई, यहाँ पहुँचा, ये पानी बन गया। बर्फ पिघल गई, पानी बन गया। तो बताओ क्या इसको बिंदु वस्तु मान सकते हैं? नहीं मान सकते। मना कर दोगे तुम लोग, सर इसको नहीं मान सकते बिंदु वस्तु। क्यों? क्योंकि भौतिक स्थिति बदल गई, बिंदुओं की स्थिति बदल गई, बिंदुओं में वेग त्वरण ये सब बल बल पता नहीं कितनी चीज़ें लग गई अलग अलग तरीक़ों से। तो यानी जब किसी वस्तु के अंदर हर बिंदु का एक ही वेग बनाया जा सके, हर बिंदु का एक ही त्वरण बताया जा सके, तब क्या करें, उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। दो बातों पर अगर ध्यान दे लें तो हमारी बात बन जाएगी, वेग और त्वरण हर बिंदु का एक जैसा हो तो हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं। और दूसरी मोटी मोटी सी भाषा में समझें, अगर कोई वस्तु अपने चारों तरफ घूम रही हो, ये देख लें हम, तो उसको बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता, ठीक। बातें पक्की हो गई। अब पढ़ के मैं बता देता हूँ और आप भी खुद पढ़ के सवाल को बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे, यार ये बिंदु वस्तु है, ये बिंदु वस्तु नहीं है, ठीक। चलिए आप देखो, ए की बात करें। ए में देखिए क्या कहता है। ए में दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी, बिना किसी झटके के रेलगाड़ी चल रही है, ठीक। यानी रेलगाड़ी में हर बिंदु, जितना भी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी है, हर बिंदु में एक ही वेग है, एक ही त्वरण है, अलग अलग नहीं है। रेलगाड़ी अपने आप के चारों तरफ नहीं घूम रही है, तो क्या करेंगे, कह देंगे हाँ, यस, इसको बिंदु वस्तु माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है हमारी वेग और त्वरण की, हर बिंदु का एक जैसा होना चाहिए, वो रेलगाड़ी पर लागू है, ठीक। एक सीधी रेखा में चलती हुई रेलगाड़ी पर यह बात लागू है। किसी वृत्तीय पथ पर
साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, ठीक, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बंदर बैठा है कंधे पे और वो चला रहा है, तो जो स्थिति व्यक्ति की है, जो वेग व्यक्ति का है, जो त्वरण व्यक्ति पर है, वही बंदर पर है। यानी बंदर के हर बिंदु पर या व्यक्ति के हर बिंदु पर एक ही वेग, एक तरीके से वेग में परिवर्तन है, यानी त्वरण है, उसी तरीके से बंदर पर है। तो ये भी एक वस्तु, बिंदु वस्तु मानी जा सकती है। ये भी हाँ हो गया, देखो ठीक। अब आते हैं सी पे। सी में क्या कहता है? जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। अब फिरकती गेंद, फिरकती गेंद का मतलब स्पिन करती हुई गेंद, यानी कोई गेंद है हवा में ऐसे यूँ जा रही है और घूम रही है, ठीक। स्पिन कहते हैं ना, स्पिन बॉल फेंक दी देखो क्रिकेट में, तो स्पिन बॉल में शर्त देखो लागू नहीं हो पा रही है। स्पिन बॉल अगर स्पिन ना करे, अगर फिरकती हुई ना हो, तो बिंदु वस्तु हो जाएगी। लेकिन देखिए बॉल चल तो रही है आगे की तरफ मान लीजिए, और घूम भी रही है ऐसे, आगे घूमे या पीछे घूमे, तो यानी बॉल या गेंद के अंदर के बिंदु एक भिन्न गति कर रहे हैं, बॉल की गति से अलग, यानी अपने चारों तरफ बॉल घूम रही है। तो जो बॉल के सभी बिंदुओं का वेग, त्वरण एक जैसा नहीं है। कोई बिंदु मान लीजिए घूम रहा है, इधर को आ रहा है, कोई मान लीजिए ऊपर को जा रहा है, और कोई बिंदु आगे को जा रहा है, तो सबका अलग अलग हो जाएगा, तो इसको बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता। तो यहाँ लिख दिया नहीं, इसको नहीं माना जा सकता। डी में क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया मज़ेदार। किसी मेज पर के किनारे पर फिसल कर गिरा कोई बीकर। अब मेज के किनारे पर अगर कोई बीकर रखा है, देखो यहाँ बनाऊंगा मेज, ये बना दी मैंने मेज, और ये बना दिया बीकर, ये है बीकर। अगर ये बीकर नीचे गिरने लगे, अगर ये बीकर नीचे गिरने लगे, तो ये बिंदु वस्तु नहीं माना जाएगा, क्योंकि घूमने लगेगा। मान लो यहाँ ऐसी स्थिति में है, तो यहाँ ऐसे घूमेगा, ये देखो ये घूम गया, देखो बीकर घूम के गिरेगा। तो बीकर के अंदर हर बिंदुओं के, बीकर के अंदर सभी बिंदुओं के वेग, त्वरण सब अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता। तो बिंदु वस्तु मानने की दो शर्तें पक्की रखना, हर बिंदु का वेग और त्वरण समान हो, तो बिंदु वस्तु मान लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि भौतिक अवस्था को मत बदलना। ऐसा सवाल बन जाता है कई बार कि एक डब्बे में रखा बर्फ़ जा रहा था, ठीक, तो बर्फ़ से पानी बन गया, क्या इस पर सीधे सीधे न्यूटन का नियम लगाया जा सकता है बर्फ़ पर, और क्या पानी पे लागू होगा? गड़बड़ हो जाएगी इसमें, ठीक, क्योंकि न्यूटन के जो नियम हैं वो सीधे सीधे बिंदु वस्तु मानने पर लागू होते हैं। अगर किसी वस्तु को लंबे समय तक या कुछ समय तक बिंदु वस्तु माना जा सकता हो, तो जितने समय तक वो बिंदु वस्तु मानी जा सकती है, उतने समय तक उस पर नियम लग जाता है। अगर उसके अंदर के बिंदु बदल गए, स्थितियाँ बदल गई, तो वहाँ उसके बाद फिर वो नियम सीधे सीधे नहीं लगता। लगेगा तो बदल के लगाना पड़ेगा, नए सिरे से लगाना पड़ेगा फिर। यानी जब तक ये बर्फ़ है तब तक नियम कुछ और तरीके से लगा है, बिंदु कहीं पे मान लेंगे, कोई बिंदु मान लेंगे बर्फ़ के अंदर, ठीक, मान लेंगे बिंदु वस्तु। लेकिन जब पानी बन गया तो पानी के अंदर फिर नया बिंदु मानना पड़ेगा, यानी फिर से नियम लगाना पड़ेगा। यानी एक ही बार नियम लगा देने से, बर्फ़ को ही बिंदु वस्तु मान लेने से, पानी पर वही नियम लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बिंदु वस्तु लगातार नहीं है। तो बिंदु वस्तु का मतलब वेग और त्वरण एक जैसे बने रहें और भौतिक अवस्था एक जैसी बनी रहे, ये होता है बिंदु वस्तु का नियम। एक नियम और होता है घूमने संबंधित, जो मैं बता रहा हूँ, ये बात की बात है, हम घूर्णन गति में जाके पढ़ते हैं इस चीज़ को, वहाँ हम बताएंगे। मुख्य नियम यही है, अगर इन बातों का ध्यान रखा तो तुम पहचान लोगे कि किसको बिंदु वस्तु माना जाना चाहिए, किसको नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हो गया, लेते हैं दूसरा सवाल, ठीक।
दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी क्यू को जा रहे हैं। उनके स्थिति समय एक्सटी ग्राफ चित्र 19 में दिखाए गए हैं। नीचे लिखे कोष्ठकों में सही प्रविष्टियों को चुनिए, यानी बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। ए बी सी डी 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 डी, ठीक, बहुत सारे उत्तर हैं। चलिए पहले बनाते हैं कि हो क्या रहा है, देखते हैं ज़रा। दो बच्चे हैं, दो बालक हैं, ठीक, ये देखिए दो बालक हैं ऐसे, ये समय है और ये स्थिति है, ये एक्स है। स्थिति क्या बोलें इसको सर? स्थिति बोल लेंगे, स्थिति, पोजीशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोजीशन। और ये हो गया समय। बड़े प्यार से बड़े मज़े में पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ठीक। समय से शुरू करेंगे अपना कोर्स और समय पर ख़त्म करेंगे, आराम से चलेगा, ठीक। बाद में कोर्स में आते हैं, नवंबर दिसंबर में आते हैं, तो फिर तो देखो एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है। क्या करें सर जी, कितना करें, पेपर में पास हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक। वो स्थिति तो होती नहीं है, पूरे कोर्स में आराम से पढ़ें, ठीक। और अगर वैसी स्थिति है तो मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर रहता है, फ़ोन करें, मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं, बच्चों के बारे में जानकारी लेते हैं, भाई बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो ए वाला बच्चा है, ये ए जो बच्चा है इसको बनाते हैं पहले। ये ए है, देखो ऐसे, ये ए है। और दूसरा जो बच्चा है, दूसरा जो बालक है, ये बी है। ये बी है, देखो ऐसे, ये है बी। इस तरह का ये ग्राफ है, पक्का। चलो अब सारे उत्तर हमें मिल जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब जरा स्थिति और समय ग्राफ को देखें। स्थिति और समय ग्राफ को देखें, पता चलता है कि जब समय शून्य है, समय कितना है? शून्य है, और स्थिति जो है एक ही वो शून्य पर है, ठीक। यानी स्थिति जो है एक ही शून्य है, समय शून्य है। यानी जब ए ने स्कूल से चलना शुरू किया था घर के लिए, उस समय को शून्य माना गया है। जब ए अपने स्कूल से घर को चला था तो उसको शून्य माना गया, ठीक। उसके बाद कुछ समय गुजर जाने के बाद बी स्कूल से चला, यानी ए जो है जा चुका था स्कूल से, ठीक, और बी कुछ देर के बाद चला। देखो ये समय जो है गुजर गया बी, यानी कि बी जो है वो स्कूल में क्या करता रहा हमें नहीं पता, बी स्कूल में क्या करता रहा, लेकिन वो कुछ देर बाद चला। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो बी है वो ए के बाद स्कूल से चला, ये बात पक्की हो गई, ठीक। उसके बाद ए जो चल रहा है, अगर हम इसकी स्थिति और समय के परिवर्तन को देखें, हम ए की चाल पर विचार करें ऐसे, ठीक, और बी की चाल पर विचार करें किसी समय, मान लीजिए ये मान लूँ कोई समय, थोड़ा सा समय मान लूँ, यहीं से मान लेता हूँ थोड़ा सा समय ऐसे डेल्टा टी, ठीक। तो देखिए बी की जो चाल है वो ज़्यादा है ए की चाल से, ये है ए की चाल, इसे मान लेता हूँ एक्स ए और इसे मान लेता हूँ एक्स बी, ठीक। तो स्पष्ट हो गया बच्चों कि एक्स बी जो है वो एक्स ए से बड़ा है, ठीक। एक छोटा समय मान लिया, ये यहाँ पहुँच गया, लो जी सर जी ये तो एक्स ए तो देखो यहीं पहुँचा है अभी तक, ठीक। और बी चला गया आगे, बी कितना आगे निकल गया, देखो बी की स्थिति ये बन रही है, देखो ये रही, ये देखो ये स्थिति हो रही है ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब बी की चाल ए की चाल से ज़्यादा है, कम समय में ज़्यादा, ये बात भी पक्की हो गई। दो बातें पक्की हो गई, बी की चाल ए की चाल से ज़्यादा है, बी बाद में चला है, ए के कुछ समय बाद चला है, स्कूल में छुट्टी के बाद वो कुछ करता रहा तो बाद में चला है वो, ठीक। ये दो बातें पक्की हो गई, ठीक। अब इसके बाद जो बाकी प्रश्न है, क्योंकि ग्राफ से हमें सीधे सीधे ये पता चल जाएगा भाई क्या मामला है, कहाँ है, ठीक। अब हम देखते हैं और क्या क्या बातें पूछी गई हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, ए बी बी ए की तुलना में विद्यालय
के निकट रहता है। कौन पास रहता है, किसका घर पास है? तो ग्राफ जो बी वाला है वो आगे बढ़ रहा है। बी वाला जो ग्राफ है हरे रंग का है, ये तो हरे रंग का है। हरे रंग का ग्राफ आगे बढ़ा के चलना है, ठीक। ये देखो ऐसे, ये रहा देखो ऐसे, ये है घर, ठीक। तो बताओ किसका घर पास है? एक्स। देखिए अगर ए की बात करें तो ए का जो घर है ग्राफ के अनुसार वो यहाँ तक है, बस ये रहा ए का घर, ये रहा, ये ए का घर है यहाँ पे, ये है ए का घर, ए का घर, ठीक। और ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये बी का घर है। बड़ा मज़ेदार सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। ये है बी का घर। बताओ कौन पास रहता है? तो ए बी से पास रहता है। तो सवाल आ गया, ए बी की तुलना, ए बी की तुलना में ए का विद्यालय से, बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट रहता है। तो पहला सवाल क्या बन गया? पहले का उत्तर लिख रहा हूँ, देखो, बी की तुलना में ए विद्यालय से या विद्यालय के निकट रहता है। मज़ा आ गया बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। निकट रहता है ना, रहता है लिख दिया मैंने, रहता, रहता है करता हूँ, रहता है करता हूँ, ठीक है। ये लो भाई, रहता है, ये लो, ये पहला सवाल हो गया। चलते हैं बी की तरफ। बी में क्या कहता है? ए बी की तुलना में ए बी विद्यालय से निकट रहता है, हो चुका। ए बी की तुलना में ए बी विद्यालय से पहले चलता है। कौन पहले चलता है बताओ? ए बी की तुलना में विद्यालय से पहले चलता है। तो ए बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, ठीक। तो बी की तुलना में है ना, यहाँ लिखेंगे बी की तुलना में, बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है। लो भाई, ये भी बात पक्की आ गई है, अभी तुमने समझ लिया बात को, ठीक। ये भी सीधा हो गया, समझ में आ गई बात। सी, ए बी की तुलना में तेज चलता है। कौन तेज चलता है भाई? ये तेज चलता है बी। ये बात हो चुकी पहले, कम समय में ज़्यादा विस्थापन है, ठीक। ये पता लगा लिया था हमने, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया विस्थापन बटे समय किसका ज़्यादा है। एक्स भी बड़ा है एक्स से, तो क्या हो गई उसकी चाल या उसका वेग ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब हो गया बी ए की तुलना, ए की तुलना में बी तेज चलता है। तो ये बी हो गया था, है ना। अब सी, ए की तुलना में बी तेज चलता है। देखो कितना बढ़िया सवाल है यार, एकदम मनोरंजन हो रहा है, बढ़िया एकदम, है ना, एंटरटेनमेंट है। अब आया डी। डी में क्या कहता है, जरा देखते हैं डी में क्या कहता है। ए और बी घर एक ही समय पर पहुंचते हैं, एक ही समय पर पहुंचते हैं। तो ग्राफ की जो स्थिति है थोड़ी अलग है। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा ये आगे निकला हुआ है। जो ए वाला ग्राफ है ना, ये थोड़ा आगे निकला हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ गया ये यहाँ से। तो देखो समय समान नहीं आ रहा है, ग्राफों में देखेंगे तो समान नहीं आ रहा है। यानी ग्राफ बता रहा है कि बी पहले पहुँचता है, ए बाद में पहुँचता है। भाई यहाँ पे घर है मान लो, ठीक, ये घर की स्थिति है, समय आगे बढ़ गया। तो ए और बी घर भिन्न समय पर पहुँचते हैं। ए और बी घर जो है भिन्न समय पर पहुँचते हैं। ए और बी घर जो है वो भिन्न समय पर पहुंचते हैं। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर मिलाऊंगा मैं, क्योंकि हो सकता है ग्राफ में कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा हो मामला। ग्राफ जो है 3-2 का दूसरा सवाल है ये, 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 डी। अभ्यास 3-2 में डी देखना है मुझे। वही एक ही समय पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ यहाँ मिल रहे हैं।
अगर उत्तर को मानेंगे तो ये सेम मानेंगे, दोनों दोनों जो है समय दोनों का सेम मानेंगे, आगे नहीं है। देखा, इसमें थोड़ा सा फर्क है। बुक में देखने पर लगता है, पुस्तक में देखने पर लगता है कि ऐसा है, लेकिन ये एक ही समय है, वही है समय, ठीक, एक ही समय पर पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए। ए बी सड़क पर बी ए से एक बार दो बार आगे हो जाता है। अब देखिए, बी सड़क पर ए से आगे होता है यहाँ, क्योंकि दोनों में यहाँ दोनों का विस्थापन एक ही समय पे समान हो जाता है। देखो ऐसे, ये कोई समय है और ये कोई विस्थापन है, तो देखो यहाँ बी जो है ए को क्रॉस कर लेता है। देखो, तो बी ए को क्रॉस करता है, पार करता है। तो क्या लिखेंगे, ए बी सड़क पर, बी सड़क पर ए से एक बार आगे हो जाता है, या आगे हो जाता है, ऐसा लिख देंगे ना। तो 3-2 में देखेंगे एक बार, ठीक। तो बी ए से सड़क पर एक बार आगे हो जाता है, बी ए को पार कर लेता है, ठीक। तो लिख देते हैं बी सड़क पर ए से एक बार आगे हो जाता या होता है, ऐसे लिख देंगे। यार लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, ठीक। एक बार आगे होता है, क्यों हो गया, समझ में आ गई, पकड़ के में आ गई होगी बात, कि बी जो है वो तेज चला है। और इस बिंदु पे आगे देखो, दोनों की स्थिति समान है, दोनों का समय समान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देंगे समय समान है, एक ही स्थिति एक ही समय। और इसके बाद बी जो है, क्योंकि तेज चल रहा है, आगे बढ़ जाता है, आगे 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 अपने घर चला जाता है, ठीक। ऐसे ही इतने ही समय पे, यहाँ समय समान आ रहे हैं बुक में, उत्तर में, तो ये एक ही समय पर दोनों घर पहुँच जाते हैं। लेकिन बी का घर दूर है, बी की चाल ज़्यादा है, बी ए के बाद स्कूल से चला, ठीक। मतलब ये हो सकता है यार, ए जो है ना ये पैदल चल रहा होगा, और जो बी है ये साइकिल पे होगा, है ना, ऐसा हो सकता है, साइकिल पे जाना है। अब ये दोनों समान समय पे घर पहुँचे, इसके पीछे भी एक राजनीति हो सकती है। हो सकता है ए और बी के घर वाले एक दूसरे को जानते हों। अब मान लीजिए बी को लगा यार पकड़े जाएंगे अगर लेट हो गए, कहीं रास्ते में गड़बड़ की, तो क्या किया इसने, ए चला पैदल, बी चला साइकिल से, तो इसने स्कूल में जो है टाइम लगा दिया। अब अपना कैंटीन वैंटीन में चाय वाय कुछ नाश्ता वास्ता कुछ करने लग गया होगा, है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है, ये समय वो समय है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिले है, कितने समय तक बी स्कूल में ही रहा, ये वो समय है, ठीक हो गया। खैर, बढ़िया सवाल था एकदम, मतलब अच्छा प्रश्न था। चलिए अब अगला सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। भाई आप लोग अगला सवाल पढ़ लो ना, अपनी किताब में अगला सवाल तो पढ़ो। हाँ? चलो जी, देखते हैं, आगे की यात्रा करते हैं। अब आ गया प्रश्न संख्या 3। शाबाश, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। 3 और 3, ये लो, तीसरे अध्याय का तीसरा सवाल है। एक महिला अपने घर से, एक महिला अपने घर से, ठीक, प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर, सीधी सड़क है बिल्कुल, ठीक, सड़क सीधी होती नहीं है वैसे सीधी सड़क पर है बिल्कुल, ठीक।
5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, चाल बता दी सीधी सड़क पर, ठीक। वहाँ वह शाम के 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। यानी जब घर से चली सुबह 9 बजे और अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, जहाँ भी 5 बजे तक वो रहती है, काम करती है, ठीक। उसके बाद तेज़ी से आती है, फिर शाम को देखो रफ्तार पकड़ती है वो, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रिक्शा में बैठ लेती है और घर वापस आ जाती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी स्थिति समय का ग्राफ बनाइए। बस 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 ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, ये हो गई स्थिति एक्स, क्या लिखूं, स्थिति। ओके, अब जो समय है वो बहुत लंबा समय है, 9 बजे से लेकर 5 बजे के बाद का समय। तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। ऐसे करना पड़ेगा, देखो तो नाप के करना पड़ेगा इसको ना। यहाँ नाप लेते हैं और और कहाँ तक खींचूँ, यहाँ तक बना लूँ, शाबाश। देखो और ऐसे चलाना पड़ेगा इसको, थोड़ा थोड़ा क्योंकि लाइन अगर तिरछी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये है समय, ये क्या है, टी, ये है समय। पूरे बोर्ड पर बनेगा ये ग्राफ, है ना। ये समय आ गया, देखो ये समय बन गया। सीधी लाइन है, लाइन हमारी सीधी है, हाँ ठीक ही है, लगभग सीधी है, काम चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया देखो, ठीक। अब क्या करते हैं, समय देते हैं, कितना समय है। देखो एक महिला अपने घर से 9 बजे, तो 9 बजे का जो समय है वो यही मान लेते हैं, ये है 9 बजे, 9:00 बजे, ये वो समय है यहाँ पर, ये वाला समय है, ठीक। बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कार्यालय में कितने दूर जाएगी, 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ कार्यालय मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2.5 किलोमीटर। और जो समय लेगी यहाँ से जाने में वो लगेगा आधा घंटा समय, ठीक। तो पहला समय मान लेते हैं T1, 2.5 किलोमीटर जाना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये हो गया आधा घंटा, आवर्स, ठीक। समय आवर्स में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे में ये समय ले लेंगे, कह लेंगे घंटे हैं साहब, ये घंटे का समय है, लो। और ये जो स्थिति है किस में है, यह किलोमीटर में है, ये किलोमीटर है, चलो आधा घंटा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 9 बजे तक बनाना है, तो कैसे करें 9 बजे तक। मान लो यहाँ 9 बजे, 9 बजा देता हूँ, देखो यहाँ 9 बजा देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ 9 बजा देता हूँ, 9 नहीं 5, यहाँ 5 बजा देता हूँ, 5 बजे। ये कितना समय है, ये है 5 बजे। 5 बजे के बाद घर वापस आएगी, बाद की बात है, ठीक। अब 9 बजे से 5 बजे के बीच में ये हमें लेना है, तो हमें देखना पड़ेगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बजे तक जाना है। 17 बज जाएंगे 5, तो कितने घंटे हो गए, 9 और 3 12, 8 घंटे हो गए। तो इसके 8 हिस्से कर देता हूँ मैं, एक लो, 4 हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए, 1 हिस्सा हो गया, ये बन गए 8 घंटे। ये लो, ठीक। ये सब समय हो गए। ये समय कितना हो गया, 10 बजे, ओके। ये समय 11 बजे, ये 12 बजे, और ये 1 बजे, और ये 2 बजे, और ये 3 बजे, ये 4 बजे, और ये 5 बजे। लो भाई 5 बज गए, ठीक। अब 9 से 9:30 के बीच में ये महिला जो है 9:30, यानी बीच में यहाँ पे ये महिला जो है 9 से 9:30 के बीच में, आधे घंटे में ये महिला ऑफिस चली गई। ये लो, ये चली गई ऑफिस, ये बन गया ग्राफ। ये पहला ग्राफ है, ये हो गया ऑफिस, ठीक। ये पहला ग्राफ है, देखो आधे घंटे में ऑफिस पहुंच गई, सरल रेखा में गति करते हुए एक समान चाल से, ये ग्राफ बन गया पहला। उसके बाद ये महिला 5 बजे तक ऑफिस में ही बैठी रही, काम करती रही, ठीक।
अपना काम करती रही बेचारी, है ना। तो ये यहाँ बैठी रही, ये आ गया, ये आ गया, ये 5 बज गए। अब 5 बजे हुआ था, अब छुट्टी का टाइम हुआ, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से घर आई। इसको भूख लगी होगी, काम करना होगा, घर के और भी काम होते हैं, ठीक। चलिए, तो कितना समय आ गया, ये हो गया T2, 2.5 और 25 से चली, ये हो गया 0.1 घंटा, ठीक। अब ये कितने मिनट का टाइम होगा, केवल 6 मिनट। क्या करें इसको, 6 मिनट, ठीक। तो 6 मिनट यानी 5:06 पर ये घर पहुंची। देख लो जरा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चली और 2.5 किलोमीटर इसका घर से जो है ऑफिस था, वापस आ गई, तो 6 मिनट में। तो यानी यहाँ पर ये महिला बस सिर्फ 6 बज के 5:06 पर ये घर थी, ये इसका घर है, ठीक। बहुत तेज़ी से आई, बहुत तेज़ी से आई, बहुत तेज़ी से आई, ये लो, ये बन गया ग्राफ, ठीक। घर से चली, आधे घंटे में ऑफिस कितने बजे पहुंच गई, 9:30 पे। 9:30 बजे से 5 बजे तक ये काम करती रही। उसके बाद इसने बहुत तेज़ी से ऑटो रिक्शा किया, 6 मिनट में घर आ गई। ये है स्थिति समय ग्राफ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 4, ठीक। इधर मोबाइल में बड़ी हलचल है यार, देखते हैं कौन क्या कह रहा है भाई। इससे आगे का जो सवाल है ना यार, इससे बड़ा ही मज़ेदार सवाल है सही मायने में। कोई शराबी तंग गली में, कोई शराबी तंग गली में, ठीक। अब देखो इसे पढ़ते हैं, क्या सवाल है ये, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है ये भी। 3, 4, देखो ये रहा। कोई शराबी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, 5 कदम, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और आगे बढ़ते बढ़ते ये भूल जाता है कि मैं जा किधर रहा था, होश में नहीं है ना। तो पहले 5 कदम आगे गया, फिर बोला ये, फिर 3 कदम पीछे हटता है, फिर इसे याद आता है जाना तो इधर ही था, तो फिर 5 कदम आगे बढ़ता है ऐसे, ठीक। तो कुल मिला के 1 कदम में ये 1 मीटर की दूरी तय करता है, 1 कदम में 1 मीटर की दूरी। और 1 कदम 1 सेकंड में रखता है, 1 सेकंड में 1 कदम रखता है। हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड लगता है, ठीक। तो कह रहा है एक्सटी ग्राफ खींचिए, ग्राफ तथा किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि जहाँ से प्रारंभ करता है चलना, वहाँ से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में ये कितनी देर में गिर जाता है। मतलब बड़ा अजीब सा प्रश्न है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। मतलब शराबी एक तो चलता ही कम है, 5 मीटर जाता है, 3 मीटर वापस आ जाता है, ऊपर से जिस रास्ते पे वो जा रहा है उसमें गड्ढा है, तो कुल मिला के वो गड्ढे में गिर जाता है, ठीक। तो ये बात आ गई, ये बात आ गई। चलिए स्थिति समय ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक। ये बन गया स्थिति, ऐसे लिख देंगे, ये स्थिति हो गई मीटर में, ठीक। और ये बना लेंगे समय ग्राफ। ये आ गया समय, ये भी बड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है ये भी। ये हो गया समय,
ठीक, ओके, पक्का। अब अगर देखा जाए कि 0 से चलना शुरू करता है, यहाँ समय कितना है 0, तो 5 मीटर आगे जाएगा 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 5 मीटर आगे जाता है। तो मान लेते हैं कि ये पहले 5 सेकंड है, 5 मीटर है ये, ठीक, और ये पहला 5 सेकंड का समय है, ये 5 सेकंड का समय है, देखो, ठीक। उसके बाद वापस आता है, अगले 3 सेकंड में वापस आ जाता है, तो कुल जो समय है 3 मीटर वापस आता है। तो ये हो गया, देखो ये रहा, ये आ गया वापस, ये जो है ये 8 सेकंड का समय हो गया, देखो 5 से 8 सेकंड हो गए, 3 सेकंड में वापस आ गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ा, यहाँ से ऐसे आगे, यहाँ से यूँ गया और वापस आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ से फिर आगे चला ऐसे ही, 5 सेकंड का समय फिर ले लिया, ये देखो ये हो गए 13 सेकंड, ठीक। और यहाँ से 5 मीटर ऊपर गया, तो सीधा 5 मीटर, तो कितने मीटर पे पहुँच गया ज़रा पता बताओ। 2 से 2 मीटर पे आ गया था, ये 2 मीटर पे आ गया था, ये सो गया 7 मीटर, ठीक। 2 से 5 गया, ये हो गया, देखो कुल 7 मीटर गया है 13 सेकंड में, ठीक। अब इसके बाद आगे, इसके बाद फिर वापस आता है, इसमें से 5 में से फिर 7 में से फिर 3 घटाता है, तो कितने पे आ जाएगा 4 मीटर पे, यानी 2 और 2 4, 4 मीटर पे आ गया, देखो ये आ गया 4 मीटर पर। 3 सेकंड और बढ़ा लिए, 16 सेकंड हो गए, देखो कितने पे आ गया 4 मीटर पे आ गया वापस। 4 मीटर में यहाँ लिख देता हूँ 4 मीटर, ऐसे इधर लिखता हुआ चलता हूँ। 4 मीटर से फिर आगे बढ़ा, 5 मीटर और गया, ठीक। 4 और 5 9 मीटर पे चला गया, देखो 9 मीटर हो गए, और 16 और 5 21 सेकंड हो गए। फिर वापस आ गया, फिर 3 मिनट वापस आ गया 3 मीटर, ठीक। 3 सेकंड और लगा दिए, ये हो गए 24 सेकंड। कितने मीटर पे आ गया, इसमें से 3 घटा दूँ तो 6 मीटर पे आ गया, लो। फिर 5 मीटर आगे गया, ठीक, 11 मीटर पे चला गया, और 29 सेकंड पूरे हो गए। फिर 3 वापस आ गया, 31 सेकंड पूरे हो गए, 9 और 3 12, हाँ 32 सेकंड पूरे हो गए भाई। और 11 में से जो है 3 कदम पीछे 8 मीटर पे आ गया, फिर 5 मीटर आगे गया, ठीक, और 37 सेकंड पूरे हो गए, और फिर पहुंच गया 13 मीटर पे, ठीक। और यहाँ गड्ढे में गिर गया, यहाँ गड्ढे में गिर गया, ये लो, ठीक। ये रहा ग्राफ, ठीक, ऐसा ग्राफ है। तो कुल कितनी देर तक चलता रहा, कुल समय कितना है 37 सेकंड, कुल समय कितना है 37 सेकंड, ठीक। कुल कितने कदम चला 37 कदम, और 13 मीटर की दूरी चला, और गड्ढे में गिर गया, 37 सेकंड में गड्ढे में गिर गया। ये है ग्राफ, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, 4 सवाल हो चुके हैं।